बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। आज एक तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान अपनी हुकूमत का जो करप्शन ख़त्म करने की स्ट्रैटेजी है और चोरी कम करने की स्ट्रैटेजी है, उस हवाले से बता रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने आईजी पंजाब को भी यही कहा है कि बड़े डाकुओं पर, बड़े चोरों पर हाथ डाला जाए और जो छोटे चोर और छोटे डाकू हैं वो ऑलरेडी सीधे हो जाते हैं, वो ऑलरेडी चोरी जो है वो छोड़ देते हैं। एक तो इस पे बात करेंगे कि ये जो करप्शन ख़त्म करने का फॉर्मूला है इस हुकूमत का, ये किस हद तक कामयाब हुआ भी है या नहीं। दूसरी तरफ जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने महंगाई को लेकर ख़ुसूसी तौर पे कहा था कि महंगाई करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, और ये वो सब्जेक्ट है जो उन्होंने कहा कि मेरे दिल के बड़ा करीब है। गरीब आवाम को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए। जो इदारा शुमारियात की रिपोर्ट आई है इस हफ्ते की हफ्तावार रिपोर्ट जो उनकी है, उसमें कहा गया है कि 9 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि 13 अशिया की कीमतों में कमी भी हुई है। तो एक तरफ तो कुछ चीज़ों में हमें लग रहा है महंगाई में इजाफा है और कहीं कमी भी हुई है, तो ये पॉजिटिव एक इकदाम है। और बाकी चीज़ों को भी इसी तरीके से अगर मॉनिटर किया गया, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि उनकी टीम उनको ख़ुसूसी तौर पे इस ज़िमन में जो भी इक़दामात लिए जाते हैं उनसे आगाह करती रहती है। ये वाकई लग रहा है कि जो इमरान खान साहब के ख़ुद स्टेप इन करने के बाद और ख़ुद महंगाई पर नज़र रखने के बाद इस चीज़ को बतदरीज कम किया जा सकता है और आवाम के लिए जो मुश्किलात हैं वो आने वाले दिनों में कम होंगी। तीसरी खबर जो आज एक ट्रिब्यून में भी छपी है और इस हवाले से कि जो नए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रखे गए हैं खालिद जावेद खान साहब, कि उनका ऑलरेडी जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, जो एक बड़ा अहम तरीन मुकदमा जज साहब के हवाले से चल भी रहा है अदालत में, उस पर उनकी ओपिनियन आ चुकी है और वो ओपिनियन जो है वो जज साहब की फेवर में है। तो हो सकता है कि अटॉर्नी जनरल इस मामले को खुद अदालत के अंदर प्लीड ना करें, बल्कि इस खबर के मुताबिक इसके अंदर ये कहा गया है कि लॉ मिनिस्टर फ़रूग नसीम साहब खुद से ये एपेक्स कोर्ट के अंदर मामला आर्ग्यू कर सकते हैं। तो ये हुकूमत के लिए कैसा होगा कि उनका सीनियर लॉ ऑफिसर जो हैं वो इस मामले को नहीं देखेंगे। लॉ मिनिस्टर और खालिद जावेद खान साहब के हवाले से जो उनकी राय थी वो भी हमारे सामने आ चुकी है। फ़रूग नसीम साहब ने उनके अटॉर्नी जनरल लगने से पहले ये कहा था कि जो बड़े अहम हुकूमती मामलात हैं उसका इदराक शायद खालिद जावेद साहब को नहीं है। तो फ़रूग नसीम साहब किस तरीके से नए अटॉर्नी जनरल के साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रख सकेंगे, ये भी बड़ा अहम सवाल है। लेकिन आज गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो हम करेंगे। कल ख़बरों की ज़ीनत एक ख़बर बनी, एक मुलाकात बनी और तस्वीरें चलीं और कहा गया कि जी एक बड़े पुरस्कार शख्स की मुलाकात जो है वो लंदन में नवाज़ शरीफ साहब के साथ हुई है। वो कब आए, कब गए, किस तरीके से बिल्डिंग के अकबी दरवाज़े पर उनको शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार जो हैं वो सी ऑफ करते हैं, चेहरा छुपा हुआ है। ये वाकई कोई मीडिया हाइप थी या वाकई कोई पुरस्कार ऐसी शख्सियत थी जो कहीं ना कहीं आगे चल के शायद PMLN के हवालों से मुख्तलिफ जो पहलू हैं उससे ख़बरों की ज़ीनत बने। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे पास सीनियर एनालिस्ट का एक बड़ा डिस्टिंग्विश्ड पैनल मौजूद है। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, महमल सरफराज साहिबा मौजूद हैं और सईद काजी साहब मौजूद हैं। तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले तो इसी से आगाज़ कर लेते हैं। ये कोई मीडिया ने टिकर्स और ब्रेकिंग न्यूज़ चला दी कि जनाब कोई पुरस्कार शख्सियत है, चेहरा छुपा हुआ है, बात नहीं कर रहे हैं मीडिया से, या रूटीन की एक मुलाकात थी, बस हो गई? नहीं, ये मीडिया बड़ा शरारती हो गया। हालांकि वो देखें ना, अभी सोशल मीडिया पे चल रही थी कि वो तो पिज़्ज़े वाला था, बर्गर देने आया था, चूँकि अगले दरवाजे से वो उन्होंने पिछले दरवाजे से वो लेके आए थे। पता नहीं सस्ता होगा शायद बर्गर या पिज़्ज़ा पिछले दरवाजे से आना, तो इसलिए वो लेके आया था। तो ये ऐसे ही मीडिया खबरें चलाता रहता है। और लेकिन हाउस ऑफ शरीफ का अकबी दरवाज़ा पूरी ज़िंदगी हमेशा से ही बड़ा मसरूफ़ रहा है। ये अकबी दरवाज़े के ही लोग हैं और बड़ी गिन चुन के इन्होंने ड्यूटियाँ लगाई होती हैं कि किसने अकबी दरवाज़े से आना, किसने सीधे दरवाज़े से आना, सीधे वाला किसने आना है और अकबी वाला किसने आना है। और शहबाज शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ साहब तो टोपी वाले सरकार हैं और वो तो टोपियाँ बनाने में मास्टर हैं। लेकिन ये इस मुल्क की खूबसूरती ये है कि कोई चीज़ हर चीज़ राज होती है और कोई चीज़ भी राज नहीं होती। तो ये चंद दिनों में पता चल जाएगा।
अच्छा, और अभी तक ये राज ही है, हाँ, मैं यानी अभी तक राज है, बहुत सारे, अभी तक किसी को नहीं मालूम कि वो बहुत सारे कुछ कह रहे हैं कि उनकी शक्ल एजाज शाह साहब से मिलती है। हाँ, वो कल मैं देख रही थी दोनों की तस्वीर लगा के लोग मवाजना करने की कोशिश कर रहे थे। वो ये तो बड़ा आसान है, आप ट्रैवल हिस्ट्री देख सकते हैं, और मेरा नहीं ख्याल होंगे, कुछ कहते हैं वाजिद शमशुल हसन साहब हैं, कुछ कहते हैं कोई सईद इलाही साहब हैं, कुछ कहते हैं कुछ और हैं, कुछ कहते हैं कुछ और हैं। तो ये फाइनली पता चल जाएगा, और इस पे ये मीडिया को चाहिए कि इस तरह की प्राइवेसी में मुखल नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। मेमल, आपके नज़दीक ये वाकई कोई बड़ी अहम मुलाकात थी जैसे मीडिया बता रहे हैं, वो पुरस्कार शख्सियत का जिनको लक़ब दिया जा रहा है, ये काम की रूटीन की मुलाकात कोई भी शख्स हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो मीडिया को फेस करना चाहे या मीडिया से इंटरेक्ट भी करना चाहे। देखिए सादिया, ये तो है बात कि मियाँ साहब के घर कोई भी उधर लंदन में जो जाएगा उसके मीडिया तो आपको पता है कि वहाँ पे 24/7 बाहर ही खड़े होते हैं इस ताक़ुब में कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किससे मीटिंग हो रही है, क्या हो रहा है। चंद लोग ये भी कहते हैं कि ये एक कोई शख्स थे, उनका नाम तो खैर मैं नहीं मेंशन कर सकती, ज़ाहिर बात है मेरे पास वेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये कोई डील का हिस्सा है या डील का कोई मैसेज लेकर गए हैं। अब टू बी ऑनेस्ट हमें नहीं पता कि ये कितना सच है कितना नहीं है, हम कब से डील और डील के बारे में सुन रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है जब कुछ चंद महीनों के बाद या कुछ अरसे के बाद जब हमारे सामने चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, कुछ होगा नहीं होगा क्या होगा, तो फिर उसके बाद ही हम कह सकते हैं। और मेरे ख्याल में खैर नाम इतना शायद इम्पोर्टेंट ना भी हो, असल चीज़ ये है कि लोगों को एक जो इस वक्त सियासी सूरत हाल बनी हुई है तो उसकी वजह से एक तो खैर कॉन्स्पिरेसी थेरीज तो पाकिस्तान में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा चलती हैं, और हर चीज़ के अंदर ही कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी निकल आती है, और कई दफ़ा वो कॉन्स्पिरेसी थेरी सही भी होती हैं, बहुत कई दफ़ा वो गलत होती हैं, लेकिन कई दफ़ा वो एक्चुअली सही निकल आती हैं, जो लगता है आपको बड़ी आउटलैंडिश सी बात कर रहे हैं लेकिन वो ठीक निकल आती है। बिल्कुल सही। हाँ, अक्सर यही है बैठी था। तो फिर मेरे ख्याल में इस वजह से ये हमें आइंदा चंद माह में पता चलेगा कि वाकई क्या कुछ ऑफर हुआ था, नहीं हुआ था, शरीफ खानदान ने क्या एक्सेप्ट किया, क्या नहीं किया। तो ये हमें सियासी सूरत हाल हमें चंद माह में वाज़ेह कर देगी। ठीक है, अभी यानी नाम नहीं लेते, आप भी ये कह रही हैं और इरशाद भट्टी साहब भी कह रहे हैं कि ये कुछ दिनों में या कुछ महीनों में ये चीज पता चल जाएगी, खुल के सामने आ जाएगी। मैंने बाय द वे मैमल को फोन करके लाइन ली थी कि मैंने क्या कहना है और उन्होंने क्या बोला। अच्छा, चले सईद काजी साहब को तो फोन नहीं किया ना, मैं उनसे उनकी राय जान भट्टी साहब मेरी आपसे उनकी डिफरेंट राय है, यही राय है, ये भी पता चल जाएगा। ऑन एयर झूठ। अच्छा, वो एक होता है कि ऑन एयर झूठ बोल रहे हैं। एक मिसाल होती है, जी बिल्कुल, 2 दिन बात ही एक मिसाल होती है, एक मिसाल दी जाती है कि हमारे यहाँ दुख की बात है, हमारे यहाँ लोग हकीमों से ना नीम अताइयों से दवाइयाँ ले लेते हैं, और उससे ज्यादा दुख की बात है उससे ठीक भी हो जाते हैं। तो ये वही वाली बात है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत बनती हैं और उससे ज्यादा दुख की बात है कि अक्सर सही भी हो जाती हैं। सईद काजी साहब, अब देखते हैं कि आपकी राय किस हद तक मुख्तलिफ है इन दोनों से, कि ये वाकई ये मुलाकात में कोई पैगाम रसानी थी, जिस तरह महमल ने कहा कि नाम बाजों का तहम नहीं होता, तो हो सकता है पैगाम अहम हो, ये ढील वाली कॉन्स्पिरेसी फिर चलने लग गई कि पता नहीं किसका पैगाम लेकर गए, कौन शख्स थे। इसके 2 पहलू हैं। एक तो बड़ी खूबसूरत बात की इरशाद भट्टी साहब ने, और यहीं से मुझे आज इनसे इंस्पिरेशन मिल रही है। ये जो है ना अकबी दरवाज़ा, इसको बंद करने की हमारी बड़ी ख्वाहिश थी, बचपन से हम देख रहे थे ये कब बंद होगा, और यहाँ पे सियासत रासख होगी, यहाँ पे सियासत इस मुल्क के अवाम के वोट से तश्कील पाएगी, लीडर बनेंगे। ये जो है ना घर के लीडर बनाने, गमलों में लगाने वाले, तो इसलिए जितनी सियासत अवाम से दूर हो रही है, और मेरी बहन महमल सरफराज भी ठीक कह रही हैं कि बाद औक़ात साजिश रही है हमारे साथ हाथ हो रहा है हमेशा से। हम ये चाहते थे, हमारा क्या ख्वाहिश थी कि ये दरवाज़ा बंद हो, लोग अपने आईनी रहें उसमें, मगर हमारे साथ हाथ किसने किया? एस्टेब्लिशमेंट ने तो हाथ करना ही था। ज़िया-उल हक ने भी हमारे साथ हाथ किया, मुशर्रफ ने भी किया, अयूब खान ने भी किया। उससे बड़ा हाथ हमारे साथ क्या हुआ कि ये जो लोग लीडरों के रूप में आए, जिनका काम था हर चीज़ को उसकी जगह पर और उसके मकाम पर रखते, अवाम के हकूक जो हैं उनको बाजियाब करवाते, जो आईन पाकिस्तान के 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था, उसके तहत अवाम के हकूक देते, ये हटियां खोल के बैठ गए। ये अकबी दरवाजों से जाते हैं, ये दिन को नारे लगाते हैं, रात को तरले करते हैं, पाँव में बैठे होते हैं। हमारा दुख क्या है
मैं अपने लीडर के पास जाऊंगा जिसको मैंने वोट दिया है, जिसके हाथ में मैंने आइन पकड़ाया है, जो मेज पे टैक्स लगाता है। ये वो लोग हैं, ये रातों को डिले करेंगे। फिर क्या चोरों को वापस लेके आना है हमने, या जिनको आपने चोर कहा है, मैंने तो नहीं कहा, अदालतों ने कहा है। तो मेरे ख्याल में ये खेल बंद होना चाहिए, क्योंकि सादिया मुझे लगता यह है कि अवाम अब इतने तंग हैं कि मुमकिन है उनका भी सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है, लगता है। जी सादिया। सही, ये हुकूमत से तो चले, जो परफॉर्मेंस है, जो गवर्नेंस है, उससे लोगों की तंगी हमारे सामने है, जिस तरह महंगाई आगे जाके उसका जिक्र भी करेंगे, लेकिन ऑपोजिशन का भी कोई खातिर खा किरदार भट्टी साहब नजर नहीं आ रहा। बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी उन्होंने जो गुफ्तगू की कि पंजाब को जरूरत पड़ी तो उनका लीडर गायब हो गया। इमरान खान की तरह नवाज शरीफ भी उन्होंने कहा सिलेक्टेड है। शहबाज शरीफ साहब, फवाद चौधरी भी उधर स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख रहे हैं, क्यों नहीं वापस आ रहे? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। एक तो लफ्ज़ जो लीडर है ना, मैं इस पे हमेशा कहता हूँ कि लीडर एक ही हमारे मुल्क में आया है और वो थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बाकी सारे अच्छे सियासतदान, कोई बुरे सियासतदान रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बिलावल साहब ने 2 बड़े मज़े के बयान दिए हैं। एक उन्होंने कहा है कि लाहौर में थे कि मरीम नवाज़ चाहें तो मैं उनसे मिल सकता हूँ, सही। और मैंने ट्वीट भी किया था कि मरीम नवाज़ साहबा कितनी दूर से वो आए हैं, मिल लें, कोई हर्ज नहीं है। नहीं मिली। दूसरा उन्होंने कहा कि आवाम को अकेला छोड़ने वाले पर लानत, ये भी बड़ा एक बयान उनका था। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब पर ज़्यादती है, मेरे ख्याल तनकीद जो हो रही, बहुत ज़्यादती कर रही है कौम, ये मीडिया उन पर ज़्यादती कर रही। क्यों? कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडरी जो है, लीडरी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो अपोजिशन मजबूरी है, गले पड़ गई है उनकी। वो कोई अपोजिशन स्टफ़ नहीं है। पंजाब असम्बली का रिकॉर्ड उठा कर देख लें, गुज़रे 18 माह देख लें, यानी पंजाब असम्बली 10 साल वज़ारत आला में मेरे को पता नहीं 32 या 37 मरतबा आए, और गुज़रे 18 साल में वो कितनी दफ़ा आए कौम में। नंबर 2, बड़े भाई या हाउस ऑफ शरीफ ने इनकी जो ड्यूटी लगा रखी है वो है मफामत, जान दो मिट्टी पाओ, यानी ये इनकी ड्यूटी थी। और 12 मुलाकातें उन्होंने और चौधरी निसार साहब ने जनरल कियानी से की रात को, और जब भी हाउस ऑफ शरीफ फंसा दरमियानी रास्ता इसी मुजाहिद ने निकाला। और इस बार भी वो कामयाबी से सब कुनबे के साथ दूसरे घर अपने लंदन में मौजूद हैं, और बस हमज़ा और मरीम रह गए हैं। मरीम साहबा की ज़मानतें हो चुकी हैं और हमज़ा की एक में ज़मानत रह गई है, तो वो बस बाकी सारे चक्कर में हैं। और वो इतने मफामत पसंद हैं, इतने कारीगर हैं, इतने हुनरमंद हैं, इतने फ़नकार हैं कि इमरान खान की हुकूमत में जेल में होकर PAC की चेयरमैनी वो ले गए। ये शहबाज शरीफ इतना जिस चीज पे वो कहते हैं ना रोला डाला, वो बाद में फिर छोड़ भी। अच्छा, वापस आकर क्या करेंगे? अब बताएं, वापस तहरीक चलाएंगे? हरगिज नहीं, कभी भी नहीं। मुस्लिम लीग उनके भी और मुस्लिम लीग नून के DNA में भी नहीं है तहरीक चलाना। वो तो आपको याद नहीं है जब वो वापस आ रहे थे नवाज शरीफ साहब, तो एयरपोर्ट तक नहीं जा सकते, रैली एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकी। और वो जब लाहौर में एयरपोर्ट जाने का तो प्लान ही नहीं था। वो जब लाहौर में थे तो पहला जलसा था इलेक्शन कमीशन के आगे, वहां भी नहीं पहुंच पाए, कमर में दर्द थी। और फिर बयानात दे सकते हैं ना वापस आकर, तो वो वहां से भी दे रहे हैं। एवन फील्ड में हमारे घर में बैठकर, पाकिस्तान पूरे का वो घर है, हाँ वो बयान दे, वो देंगे जरूर, और हमें उस बयान को सीरियस लेना चाहिए। बल्कि मैं 12 साल के ऊपर के हर पाकिस्तानी को कहूँगा उनके बयान के नोट्स लेने चाहिए, और ये आगे काम आएंगे। अच्छा, फिर अपने उनके केसेस भी हैं, फिर वजारत उज़्मा के वो उम्मीदवार भी सुना है, इस मरतबा वो बने हुए हैं। अच्छा, वो अब वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होकर, अपने केसेस होकर, सारे ख़ानदान के साथ होकर, तो वो मौलाना साहब के साथ डू एंड डाई की गेम खेलेंगे? कभी भी नहीं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद इसलिए भी नहीं करनी चाहिए कि क्या वोट को इज्जत दो उनका नारा था? नहीं। तो अच्छा, क्या इनकलाब मज़ामत उनकी गेम थी? नहीं। ये तो नवाज शरीफ और मरीम नवाज का था, और मरीम नवाज इधर हैं, आप उन पर क्यों नहीं कहते कि वो क्यों गुमशुदा हैं? यानी उन पे बात करनी चाहिए ना, उन्हें कहना चाहिए कि बाहर निकलें। फिर हाउस ऑफ शरीफ जो पुरस्रार सरगर्मियों की आप बात कर रहे हैं, ये हमेशा से अहमद मीर साहब को अल्लाह बख्शे, 2 जुमले अहमद मीर साहब अल्लाह बख्शे, वो कलसूम नवाज साहबा को, अहमद मीर साहब को उन्होंने कहा कि बुला के कहा कि हम जा रहे हैं और जान है तो जहान है। एक दिन पहले इत्ज़ाज़ हसन साहब को कहा था कि लड़ाई जारी रखें, हम लड़ेंगे। इत्ज़ाज़ हसन साहब ने बिलावल को भी मशवरा दे सके कि इन पर यकीन ना करना, सीटी बजेगी, ये गायब हो जाएंगे। बिल्कुल, अच्छा, और फिर गौस अली शाह हमेशा गिला करते हैं कि असी नाल वाले सैले सानू भी पता नहीं चला, जहाज में एक सीट तो खाली होगी। तो वो ये काम शहबाज शरीफ का करते हैं। अच्छा, लिहाजा जो इनका काम है वो बड़ी कामयाबी से कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब।
ये काम था मरियम का कि ये जो अवाम को इस ट्रक की बत्ती के पीछे वोट को इज्जत दो कि ट्रक का बत्ती, जो सईद काजी साहब कह रहे हैं, जो दुख का इजहार कर रहे हैं, और ये जो इनकलाब मज़ामत की बत्ती इसके पीछे मरियम ने लगाया हुआ था। तो हाउस ऑफ शरीफ अगर दोबारा फंस गया, हमजा की ज़मानत देर हो गई, मरियम नवाज साहबा निकलने में प्रॉब्लम हो गई, तो वो आएंगे, आकर तो वो फिर अपने मामलात करेंगे। लेकिन आप मरियम को ढूंढें, वो कहाँ गई हमारी रैलियां, जुलूस, ट्विटर कहानियां। बड़ी दिलचस्प बात है ये ऑपोजिशन के किरदार की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें ऑपोजिशन नजर कहाँ आ रही है। और जिस तरीके से इरशाद भट्टी साहब ने कहा कि जिन लोगों का नजरिया नहीं था महमल साहिबा, वो भी कहने लगे कि अब हम नजरियाती हैं। PMLN की बात कर लें, जिस तरह सईद काजी साहब ने भी कहा ना कि वो लोग हैं जो दिन में आंखें दिखाते हैं, रात को फिर तरले करना शुरू कर देते हैं। शहबाज शरीफ साहब की मुफाहमत की और मसालहत की पॉलिसी जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब जो हर हुकूमत में कहीं ना कहीं हिस्सा लेने के माहिर थे, जमहूरी हो गैर जमहूरी हो, उनको कुछ हिस्सा नहीं मिला तो वो भी इंकलाब की बातें करना शुरू हो गए। सो ये जब इंकलाब मटीरियल है ही नहीं तो फिर ये लोग किस तरीके से इंकलाब ला सकते हैं? ये लोग किस तरीके से कह सकते हैं कि हम अवाम के मसाइल का हल दिखाएंगे? देखिए सादिया, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि भट्टी साहब ने ये सवाल रेज़ किया कि मरियम नवाज़ क्यों खामोश हैं। देखिए उसकी भी चंद वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि ज़ाहिर बात है वो बाहर जाना चाहती है अपने वालिद के साथ इस डिफ़िकल्ट टाइम के अंदर जब इलाज चल रहा है और उनकी ज़ाहिर बात है तबीयत भी इतनी कोई सही नहीं है। तो उनको ये लगता है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो बोलेंगी तो ये ना हो कि उनको जो है उनकी बेल भी कैंसिल हो सकती है, वापस जेल में भी डाला जा सकता है और फिर मियाँ साहब अपना इलाज जो है वो इनकम्प्लीट छोड़कर, क्योंकि मरियम साहिबा जो है वो मियाँ साहब की वीकनेस है, मियाँ साहब जो है वो मरियम साहिबा की वीकनेस है। तो वो ये भी एक चीज़ है कि उन्होंने इस तरह से अपनी खामोशी, एक आप कह लें कि प्रैग्मेटिक साइलेंस उन्होंने अडॉप्ट की हुई है। तो वो जो चीज़ है उसकी भी वजह है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपने कहा ऑपोजिशन का किरदार। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की बात है तो उन्होंने तो हमेशा ऑन रिकॉर्ड भी ये बात की है कि वो तो कोई रेवोल्यूशनरी है नहीं, ना वो कोई इनकलाबी है, वो तो एक्चुअली काम पे बिलीव रखते हैं, वो डिलीवरेंस पे, परफॉर्मेंस पे यकीन रखते हैं। तो उनकी सियासत मुफाहमती होने के अलावा उनका ये कि वो डिलीवर करेंगे अगर वो पावर में आते हैं। तो मियाँ साहब और मरियम नवाज साहिबा की जो बात है, जो वोट को इज्जत दो का उन्होंने पूरा एक बयानिया शुरू किया, वो उसको बड़ी पजीराई भी मिली और ठीक है, उन्होंने काफ़ी एक्चुअली, देखिए वो जेल भी गए, उन्होंने जेल काटी, उनको काफ़ी आपने देखा कि बड़ा उन्होंने टफ टाइम और हार्ड टाइम देखा और अभी भी देख रहे हैं केसेस, अभी भी उतारे हैं, मियाँ साहब पे भी नए केसेस कुछ चंद जो है वो सामने आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें तो वो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि जो उन्होंने एक वो वोट दिया, उन्होंने आर्मी एक्ट एक्सटेंशन वाली जो आपको पता है पूरी जो सूरत हाल हुई, उसके ऊपर अनकंडीशनली जिस तरह से वोट किया गया, उसके ऊपर जो है वो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि वोट को इज्जत दो वाला बयानिया इनका धरा का धरा रह गया। कॉशियस अप्रोच है या जो भी वजूहात है उनकी अपनी को प्रैग्मेटिक होंगी, लेकिन हाँ उनके आइडियोलॉजिकल सपोर्टर्स और वोटर्स को इस चीज से बड़ा धचका भी लगा और उनको बड़ा अफसोस भी हुआ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के अंदर जो है नजरियाती सियासत एक हद तक ही हो सकती है, एक प्रैग्मेटिक सियासत जो है ना मेरे ख्याल में वो ज्यादा होती है। और नून लीग जो है उनको ये पता है कि ऑपोजिशन का, हालांकि वो कोई किरदार अदा नहीं इस वक्त कर रहे हैं, बिल्कुल खामोशी आप देखें। और मुझे तो लग रहा है कि गवर्नमेंट अपनी ऑपोजिशन खुद ही है, ऑपोजिशन तो कुछ कर ही नहीं रही इस वक्त। गवर्नमेंट या अगर कुछ करती है तो वो लगता है कि नहीं बड़ा गलत कर रही है, कुछ नहीं कर रही और ना ही फिलहाल आपको लग रहा है कि कर सकती है हुकूमत के लिए ऑपोजिशन भी खुद ये हुकूमत बनी हुई। जी मुकम्मल कर लें, फिर मुझे ब्रेक के लिए जाना है। जी, अगले इलेक्शंस जब भी होंगे अगर वक्त पे हुए 2023 में, तो उनको उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर नून लीग को वोट मिल जाएगा क्योंकि पीटीआई के खिलाफ वो चीज जाएगी। तो मेरे ख्याल में वो इस आसरे पे बैठे हुए कि वोट रहेगा, इस आसरे पे बैठे। नहीं, अब ये मैं ब्रेक से वापस आती हूँ, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ कि अगर ये आसरा भी टूट गया जो हम चाहते हैं कि हुकूमत डिलीवर कर दे, तो फिर क्या इस आसरे पे वो बैठे हुए हैं। एक ब्रेक से वापस आते हैं, ब्रेक से वापस आकर इस डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। सईद काजी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले महमल ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की और ये कहा कि अपोजिशन इस हुकूमत की तो खुद ये हुकूमत ही है,
दीगर अपोजिशन की जमातें तो कुछ कर नहीं रही फिलहाल, उनका इरादा लगता भी नहीं है, कोई अपोजिशन भी उनसे जो हो रही है वो भी नाम निहाद है, लेकिन वो इस आसरे पर बैठे हैं इस हुकूमत की कारकर्दगी को देखते हुए कि ये खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे, खुद ही नाकाम हो जाएंगे, इनसे हालात संभलेंगे नहीं और फिर 5 साल पूरे होने पर लोग नून लीग को वोट कर देंगे। देखें सादिया साहिबा, लोगों की मर्जी है, जिसको मर्जी वोट कर दें, मगर मैं आज एक स्टोरी पहले आपको देता हूं जो आज उमर चीमा साहब की स्टोरी छपी है। उसमें उन्होंने बताया है कि एक वफाकी वजीर साहब के 70 करोड़ रुपए आए हैं, इससे बाहर से रेमिटेंसेज आई हैं, और उनसे नायब ने पूछा कि ये बताएं कहां से आए हैं, तो वो बताना नहीं चाह रहे। वो प्रोटेक्शन कहां से ले रहे हैं? 1992 का प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट जो कि इसहाक डार ने बनाया था, उसमें प्रोटेक्शन ले रहे हैं। और उमर चीमा लिखते हैं कि इस कानून से फ्लड गेट्स ऑफ ब्लैक मनी खुल गए। गोया इस मुल्क में जब काले धन की तारीख लिखी जाएगी तो सुनहरी हरूफ से नाम आएगा जनाब इसहाक डार साहब का और उनको लाने वालों का। ये है हमारी पोजीशन। क्या सॉल्व किया 3 इलेक्शन ने? आई एम नॉट सेइंग कि इलेक्शन ना कराओ, लेकिन तुम सरमाए की सराहियत के साथ और काले धन के साथ जो इलेक्शन का नाटक करोगे उसमें मेरे बच्चे क्या गला कटेगा और इधर काले धन के ढेर लगेंगे। सो लेट्स मेक इट अ यूजफुल एक्टिविटी अनटिल अनलेस पीपल टेक थिंग्स इन देयर ओन हैंड्स। जी सादिया। बट हाउ, सवाल फिर वही होगा कैसे? वो आप जो निशानदेही कर रहे हैं, पूरे का पूरा निजाम जो खराब हुआ है, ये हर चीज इसका आपने हवाला दिया वो बिल्कुल दुरुस्त है। आप सही कह रहे हैं कि क्या फिर इन्हीं लोगों के हाथ हमारी अगली जनरेशन का भी फ्यूचर है, लेकिन ये निजाम तब्दील होगा कैसे? ये आपको याद होगा एक और पिछले हमारे प्रोग्राम में भी ये सवाल मैंने आपसे किया था। जी जी, देखिए मैं मुख्तसरन अर्ज करता हूं। बात ये है, तब्दीली सियासी तहरीकें लेके आती हैं। पहले यहां पे हमारे इंटेलिजेंसिया को करप्ट किया, सोवियत यूनियन के निजाम के बाद जो पैसा फेंका इन्होंने एनजीओ के नाम पे, इनको आरे लगा दिया, 2-2, 3-3 लाख की नौकरियां दे दी। ठीक, ये लोग थे जो लीड करते हैं मिडिल क्लास के। दूसरा काम क्या हुआ, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, आई बेनजीर 1986 में, और उन्होंने पहला जो खिताब किया, मैं वहीं पे मौजूद था 1986 में पीसी में, जब उन्होंने कहा आइडियोलॉजी हैज टेकन द बैक सीट। जब ये नजरिया करके झूठ बोलते हैं, ये नजरिए से डरते हैं, यहां नजरियाती सियासत हो गई तो ये सारी उम्र जेलों से बाहर नहीं आएंगे। यहां जरूरत है तहरीकों की, सियासी तहरीकों की। इंटेलिजेंसिया सामने आए, सच बोले, कहे ये आईएमएफ फ्रॉड है, और ये जो आया हुआ है जो कहता है कि हमें कोई आईएमएफ के कॉरिडोर में घुसने नहीं देता, हमें शर्म आती है वहां पे नौकरी सीख करते हुए हम, क्योंकि इन दरबारों में अपना जमीर उनकी चौखट पे रख के जाना पड़ता है। तो बात ये है, ये इंटेलिजेंसिया का काम है, मीडिया का काम है, ये पॉलिटिकल वर्कर्स का काम है। इनको करप्ट कर दिया, प्लाट दे के वर्करों को करप्ट किया, पैसे दे के इंटेलिजेंसिया को करप्ट कर। ठीक है, 2 चीजें जो आपने कही, एक तो नजरियाती सियासत भट्टी साहब खत्म हो गई, और सियासी तहरीक जो होनी चाहिए थी वो खत्म हो गई। अब सियासी तहरीक आपको नजर आ रही है मुस्तकबिल करीब में? देखिए, सबसे पहले प्लीज अल्लाह के नाम पर इस कौम को बताएं। ये मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये जो बिलावल भुट्टो का सबसे बड़ा पूरे 12 साल सियासत में क्या कारनामा है। अमेज़ॉन ग्रुप ने, वो जो दुनिया ग्रुप, $10 अरब दिया है, अभी उन्होंने दिया है कि ये माहौलियात की तब्दीली के लिए हम दे रहे हैं। बिल गेट की दौलत देखें कितनी अवामी फिल। अरबपति बिलावल का कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जिन्होंने एक अपने नाम से अस्पताल बनाया हो या अपनी वालदा के नाम से बनाया हो। अरबपति लोग हैं, कोई नहीं। कोई एक तकरीरों 473 तकरीरें, बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो 18 माह में कर चुके हैं। कोई एक अमली तौर पर एक यूनियन काउंसिल सिंध में ठीक हुई हो, एक लाड़काना शहर ठीक हुआ हो, मैं मान लेता हूँ। और वो केजरीवाल से ही सीख लें जालिम लोग कि वो उसने मोदी के होते हुए क्या वो दिल्ली को बदल दिया है। तकरीरें, बयानात, ये जो हाउस ऑफ शरीफ के जिसको हम देते हैं, उनको कभी बीमारी के नाम पे देते हैं, कभी मरियम उनकी कमज़ोरी हैं, वो मरियम की कमज़ोरी हैं, और हम किसकी कमज़ोरी हैं? मैं किसकी कमज़ोरी हूँ? ये इस मुल्क का 22 करोड़, जिन्होंने 1.5 करोड़ वो वोटर उनको वोट दिया, वो किसकी कमज़ोरी हैं? ये नौसरबाजियाँ हैं, ये चतर चलाकियाँ हैं, करते हैं ये सारे, ये बैलामों भरे लॉलीपॉप देते हैं हमें। ये धोखे हैं, ये जो चारों ये बाप बेटी और बाप बेटा, ये धोखे हैं, ये फ्रॉड हैं, ये 2 नंबरियाँ हैं, ये सब मफादात की गेम है। ये सब काले धन को छुपाने के चक्कर हैं। क्यों, किस वजह से, कौन से केसेस बने हुए हैं? किसी एक चीज़ की मुझे बता दें। किसी एवन फील्ड की आज मनी ट्रेल ही नहीं है। पैसा किधर से गया, वो सईद काजी साहब जो कह रहे हैं पैसा किधर से गया और किधर से आ रहा है, कोई पता ही नहीं है।
ये अभी जो टीटी कपूर बने हुए हैं, ये किस लिए हैं? ये अपने गेम है। ये अकबी दरवाजों का खेल क्यों खेलते हैं? क्योंकि सीधे दरवाजों से इनकी जुर्रत नहीं होती निकलने की। ये जो बच्चा लाला मूसा में मरा था, जिसको कैप्टन सफदर ने शहीद जमहूरियत कहा था, उस बच्चे की मां को ये क्या जवाब देंगे क़यामत वाले दिन? लेके निकल गए अपने बच्चे। वो उसकी कमजोरी है, वो उस मां की कमजोरी भी तो था ना, जो उनकी गाड़ी के नीचे आया था। वो जो इनके जलसे जुलूसों में आके नारे मारते थे और ये स्टेज पे खड़ी होकर कहती थी कि मर जाएंगे नहीं जाएंगे, किधर गए वो? मर गए, किधर चले गए वो सारे लोग? ये धोखे हैं, फ्रॉड हैं। ये जो खातून तो अपनी धोखे फ्रॉड जो आप कह रहे हैं, खातून माजरत के साथ, आवाम के साथ अगर इतनी बार धोखे, इतनी बार फ्रॉड हो जाए ना, तो कहीं ना कहीं किसी को समझ लग भी जाती है। नहीं लगेगी। आवाम भी जो है ना, वो बार बार धोखे खाने की, फ्रॉड की आदी हो गई है ना। उसकी वजह यह कि एक बेलामों में रखा हुआ है। ये जहाल की शऊर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये आप जिन लोगों को देखें इतना बुरा भला कहते हैं, मेरा सवाल सिर्फ यही है, ये वो लोग हैं ना जिनको यही आवाम फिर बार बार लेके भी तो आती है, इक़्तिदार के अवाम तक पहुंचाने वाली भी तो यही आवाम होती है। आप मुझे कह रही हैं कि मैं एहतराम करूं, लाएं, बार बार लाएं, मेरे थोड़े लुटे गए पैसे। आप कह रहे हैं फिर शिकायत ना बोले, ना करें, क्यों करते हैं? कर रहे हैं। कल मरियम नवाज निकलेंगी, कल एक ट्वीट करेंगी हमारे सारे दानिश्वर, ये देखो इनकलाब की अलमबरदार आ गई है। जिस खातून ने, कोई मुहज्जब दुनिया में है कि जिस खातून ये कह चुकी हो मेरी कोई बाहर और अंदर जदादे नहीं, उसके बाद वो लीडर बनेगी? जिसका बाप कौमी असम्बली में कह चुका हो कि जनाब स्पीकर ये हैं जराए, और फिर मुकर चुके हो। ठीक है, यानी और ये सारा ये झूठ बोलते हैं हमारे साथ। इन्हें हमारे और हमारे मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। अब जिनको ताल्लुक है, जिनको आवाम ने इस वक्त इक़्तिदार दिया है, वो तहरीक इंसाफ है। महमद सरफराज साहिबा, अब जरा उस पे आ जाते हैं। दो चीज़ें, एक इमरान खान साहब जो हमेशा एहतसाब की बात करते थे, करप्शन, बड़े डाकू, आज भी उन्होंने कहा कि बड़े चोरों डाकुओं को पकड़ें। आईजी पंजाब को भी मैंने यही कहा है, छोटे डाकू जो हैं वो खुद ही सीधे हो जाते हैं। सो अभी तक ये जो फॉर्मूला है, ये कितना कारआमद साबित हुआ है? देखिए, एक तो मैं ये कहूँगी सादिया कि ये जो हमारे यहाँ एक रिवायत है कि सियासतदानों को ही डीमोनाइज और डिस्क्रेडिट करना और इस तरह की बातें करना कि वो तो ऐसे ही है। देखिए, अब जो ये केस भी हुआ था पूरा पैनामा का, अगर कोई इस तरह की चीज़, एक करप्शन की मैं बात कर रही हूँ, वो कब सामने आया, क्या चीज़ हुई है? देखिए, अवाम, मैं आपको एक बात कहूँ सादिया, कि ये एक जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत है, चले जैसी भी है, हम उसको लूली लंगड़ी भी कहें, लेकिन हमें जमहूरियत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जब अवाम वोट देती है ना, बड़ा शऊर है, तो वो जिस भी पार्टी को, जो भी उनके पास चॉइस होती है, वो उसमें से वोट देंगे और बेहतर वाली को, जो उनको लगता है कि परफॉर्म करेंगे, वो उनको सिलेक्ट करते हैं। तो रूलर्स तो हमारे अंदर से ही आने ना। हम में से कितने लोग, हम इधर 4 लोग बैठे हैं, हम में से कितने लोग सियासत में आना चाहेंगे, ये सियासत करना चाहेंगे? सियासत एक बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा सारा दिन नेगेटिविटी और इस तरह की चीजें आपको मिलती रहती हैं। तो मेरे ख्याल में हमें इनको इस तरीके से तो रिस्पेक्ट करना चाहिए कि वो एक जमहूरी प्रोसेस के थ्रू गुजर के आते हैं, और आवाम को अगर नहीं तो अगली दफा वोट आउट कर देंगे, तो लेट दिस प्रोसेस कंटिन्यू। और इसी तरह सारी दुनिया के अंदर होता है। अब आप खान साहब के ऊपर आ जाए। अच्छा, खान साहब का देखिए जो रेटरिक है ना सादिया, ये इनका इलेक्शन तो और ऑपोजिशन में तो चल गया था, लेकिन मसला ये है कि क्या किसी के अंदर जाने से क्या हमारे जो मसाइल हैं वो कम हुए? क्या जो है वो पाकिस्तान के अंदर करप्शन नीचे गई? जब इतनी बात वो करते हैं जी, बड़े चोर, बड़े डाकू, क्या जब मियाँ साहब या जरदारी साहब के ऊपर जब वो ऐसी एलिगेशंस लगाते हैं, वो लोग तो जेल में गए थे, तो क्या करप्शन नीचे गई? क्या खान साहब खुद ये एक बात कह सकते हैं कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर कोई ऐसी चीजें नहीं हो रही, उनके इर्द गिर्द के लोग कुछ ऐसा नहीं कर रहे करप्शन वगैरह? तो बात सिंपल सी है, ये छोटे बड़े डाकुओं की बात करना वो इस वक्त आप बंद कर दें। असल जो मसला है वो हमारी मईशत है, और उनको चाहिए कि हमारी मईशत के ऊपर फोकस करें और डिलीवर करें उस चीज के ऊपर। बहुत मुश्किल वक्त से हम गुजर रहे हैं, कड़े उससे गुजर रहे हैं। अभी अगला बजट आने वाला है जो कि पता नहीं हमारे ऊपर क्या ही आफत तोड़ेगा, तो मेरे ख्याल के अंदर उनको उन चीजों पर फोकस करना चाहिए। ये जो रेटरिक है ना, ये अब मजीद नहीं चलेगा, क्योंकि असल में हम अवाम उनसे उनकी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, डिलीवरी देखना चाहते हैं। वो हमें क्या रिलीफ देते हैं, हम ये देखना चाहते हैं। हम ये गाय बहन से, बकरियों के थ्रू हमें रिलीफ नहीं दे सकते। ठीक है, वो रूरल एरियाज में और गरीबों को जरूर कुछ ना कुछ उसका फायदा होगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो क्या कर रहे हैं? तो इसलिए उनको नेक्स्ट 5 ईयर्स, उनके जो अब 4 साल रह गए, वो उसके ऊपर फोकस करें, बजाय इसके कि चोर डाकुओं की बात करके, और फिर जरा अपने इर्द गिर्द भी देख ले और अपने गिरबान में इर्द गिर्द भी झांक ले पार्टी के अंदर।
ठीक है, अब बयानात छोड़ दें, आप कह रही हैं कि अमली तौर पे जो है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत काम करने की, सईद काजी साहब, इकॉनमी है, तमाम लोग इस चीज़ पर अग्री करते हैं। अब इमरान खान साहब ने महंगाई पे कहा था कि जी ये अब सर फहरिस्त एजेंडा होगा मेरा कि महंगाई ना हो, स्पेशली जो आवाम के लिए ज़रूरी अशिया हैं उन पे ना हो। अब आज जो इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट आई है उसमें 9 चीज़ें महंगी हो गई, 13 अशिया की कीमतें जो हैं उसमें कमी आई है। अब ये आपको लग रहा है कि इंडिकेटर्स पॉजिटिव होने की तरफ जाएंगे? खुद जब पीएम साहब कह रहे हैं कि जी मैं इस पे ख़ास नज़र रखूंगा, महंगाई आने वाले दिनों में आपको लग रहा है कि कम होगी? देखें, ये मसला इतना सादा नहीं है सादिया साहिबा। अगर आप आज दुनिया एक है, एक मईशत है दुनिया की, और उस मईशत और उस मंडी के नीचे हम भी पिस रहे हैं और दुनिया भी पिस रही है। मैं सिर्फ एक बाहर की मिसाल दे के फिर अंदर की तरफ आता हूँ। इस वक्त अमेरिका की प्रेसिडेंशियल जो कैंपेन है उसमें बर्नी सैंडर्स जो है मुसीबत बन गया अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के लिए। यानी सोशलिज्म एक टबू था, उसने खड़े होकर प्रेसिडेंशियल डिबेट में कहा है कि मैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बना रहा हूँ, ये सिस्टम बैठ गया है। ये वो निज़ाम है जिससे इमरान खान डिलीवर करना चाहता है। वहाँ अमेरिका में ग्राउंड स्वेल है और ये नवाडा की जो प्राइमरी है वो जीत के आया है, वो आधे से ज़्यादा वोटों से जीत के आया, बाकी सारे उसके पीछे हैं। ये एक तो ये इस निज़ाम के पर बहस की ज़रूरत है, रीथिंक करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको दूसरा जवाब देता हूँ। हम बिल्कुल सियासतदानों के साथ हैं, वर्करों ने मारे भी खाई हैं। मुझे ये बताएं, जिस दिन इनकी ठेकों पर लड़ाई होती है ये कहते हैं जमहूरियत की लड़ाई है। जिस दिन दस्तरखान पे इकट्ठे बैठ के खाते रहते हैं और हमारी गर्दन काटते रहते हैं वो ठीक होता है। जिस दिन इनका आपस में किसी घटिया बात पे लड़ाई हो जाती है तो हमें कहते हैं निकलो अपनी गर्दनें कटाओ। क्यों नहीं बंदे बाहर निकले? 18,000 बंदा नहीं आया। मैंने देखा बेनजीर के पीछे आए थे यहाँ पे, लाहौर की 30 लाख की आबादी में 12-15 लाख बंदा था, मैं भी था उसमें। सब लोग रो रहे थे, एक तरफ उसका हाथ जाता था तो इर्ताश पैदा हो जाता था मजमे में। लोगों का नजरियात पर ईमान था, लीडरों पर ईमान था। ये 30 साल का बदतरीन ऐद आया है, ये टूट रहा है, ये चटक रहा है और हमें चाहिए कि हम इसे तोड़ें और आवाम को बहाल करें। और हमें वो सियासतदान नहीं चाहिए जो ये क्यों कौन किसने बनाई थी, मुझे बताएं, नाम ले दूं, नून किसने बनाई थी? हमें टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के। पीपल्स पार्टी वाइज पार्टी थी जो टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं था, वो तारीख के अमल में बनी थी और वो उन्होंने भी कंप्रोमाइज कर लिया। भुट्टो के कातलों को अपने पास रख लिया, सरमाए के साथ जो है वो हाथ में ला लिया, अवाम को और गरीब अवाम को छोड़ दिया जिसके नाम पे वो आए थे। तो बात यह, मैं गिला किससे करूं? चोर से तो मैं गिला नहीं कर सकता, मैंने मुहाफिज से गिला करना है। जिसने मेरे घर में डकैती रोकनी है वो सियासतदान है, उसने रोकना है इन चोरों को अंदर आने से। वो खुद चोरों के साथ मिल गया है और चोरों के साथ मिलकर मुझे लूट रहा है। मुझे बताएं मैं किसके आगे रहूं? आप कह रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज के सिस्टम की तरफ हम चले गए। सियासतदान जो हैं वो कैसे, लीडर किस तरीके से पैदा हो रहे हैं, वो नेचुरल प्रोसेस जो था सियासत का, तहरीक का, जिद्दोजहद का, वो ख़त्म हो गया। नज़रियात जो हैं वो सियासी जमातों के ख़त्म हो गए। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। यहीं से स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। इरशाद भट्टी साहब, महंगाई, गवर्नेंस, ये इश्यूज़ अपनी जगह पे, लॉ की ज़रा बात करते हैं। पिछले दिनों एक अजीब कशमकश की सिचुएशन, अटॉर्नी जनरल और जो अनवर मंसूर साहब थे उनके हवाले से और फ़रूक नसीम साहब के हवाले से खबरें तो बड़े अरसे से आ रही थी कि कुछ कहीं ना कहीं चपकलिश है, लेकिन बहरहाल उसका अंजाम इस तरीके से हुआ कि उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। हुकूमत कहती है इस्तीफ़ा ले लिया। खालिद जावेद खान साहब, इनके हवाले से ये जो खबर है कि ऑलरेडी क्योंकि इनका मौक़िफ़ आ चुका था जो कि सदारती रेफरेंस के अगेंस्ट था, जज साहब के फेवर में था, तो शायद ये प्लीड ना करें केस को। देखिए, उससे पहले मैं 2 जुमले, क्योंकि फिर मेरे अंदर ये बात रह जाएगी और मैं ऐसे ही करता हूँ। देखें, बात यह है कि हम अपने सियासतदानों के साथ ज़्यादती करते हैं या इन पर क्यों तनकीद करते हैं। अब मैं किस पर करूँ ये बताएं ना। अभी आपने मुझे बात में रोक कर कहा कि वोट, जिनको आवाम वोट देती है आप उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं या आवाम उनको चुनती है। तो आवाम कौन है? हम हैं। हम किन को चुनते हैं? मैं तो सिंपल ये बात कर रही हूँ कि देखिए, हम कहते हैं सियासतदान ये, सियासतदान वो, अवाम की बड़ी शिकायतें। हाँ। तो मेरा सवाल फिर अवाम से भी यही होता है कि भाई आप ही लोग इनको वोट दे के भेजते हैं ना। वो तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, में भी वो, या अरबी का मुहावरा है करने के बाद भी उन्हीं को मौका देते हैं। मुहावरा है कि जैसे अमाल वैसे अमाल, मतलब जैसी कौम, ये भी तो कहा ना कि भाई जैसी कौम वैसे हुक्मरान, जैसे
रूहें वैसे फरिश्ते, जैसे मुंह वैसी चपेट, वो तो है, वो तो लेकिन ये सियासतदान पता है जैसी मुंह वैसी चपेट, हाँ, या जैसे थोबड़ा वैसा थप्पड़, तो ये तो है। ये सियासतदान हमारे साथ चांद तारे तोड़ के लाएंगे। मंशूर जरा उठा के किसी दिन डिस्कस कर लें, तीनों के 3-3 मरतबा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ले चुकी है और 18 महीने हो गए हैं तब्दीली सरकार को। मंशूर देख लें, ये हमारे साथ कहते हैं कि मैं आपके बच्चों को मैं सेहत दूंगा, तालीम दूंगा, सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर दूंगा। कोई एक चीज़ मुझे बताएं जो इन्होंने एक चीज़ मुकम्मल, साफ पानी मुकम्मल दे दिया और नहीं। और फिर दूसरे ये जब भी इनको मौका मिलता है ये पाँच बर्रे आज़मों में जदादें बनाते हैं और आखिरी वक्त पे हमें धोखा दे के डीलें करके निकल जाते हैं। 70 साल से हमें ये सुनाया जा रहा है और जमहूरियत बेहतर होती है और लूली लगड़ी भी, और मेरे लिए लूली लगड़ी रह गई है, इनके लिए लूली लगड़ी नहीं रह गई। चले गए हैं ना सारे, कैसे लेके गए हैं नवाज शरीफ साहब को, उनके बीमार थे अपने डॉक्टर के पास, कभी मेरे डॉक्टर के लिए इतनी मजबूत हुई है जमहूरियत? कैसे मरियम नवाज साहब खामोश बैठी हुई हैं और सारा अपने घर में बैठी हुई हैं इतने केसेस के बाद, कभी मुझे छितर लगने से जमहूरियत ने बचाया? साहिवाल हो गया, मॉडल टाउन हो गया, हर जगह मुझे छितर लग रहे हैं, कभी बचाया? यानी और फिर ये जमहूरियत नहीं है इस मुल्क में। जमहूरियत नाम होती है खुद एहतसाबी का, जमहूरियत नाम होती है परफॉर्मेंस का, ड्रामों का नहीं होता जमहूरियत नाम। ये और फिर जमहूरी प्रोसेस, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो किस जमहूरी प्रोसेस से निकल के आए हैं? कब इन्होंने स्ट्रगल की है? कब इन्होंने जमहूरियत के लिए लड़े हैं? कितनी इनकी कुर्बानियां हैं? अल्लाह उनको और बनाए। वो बेनज़ीर दोनों जमातों के वर्कर्स, दोनों जमातों के बड़े सीनियर लोग जिनकी वाकई जमहूरियत के लिए और सियासत के लिए कुर्बानियां हैं, वो उनके नाम लेके कहते हैं कि इनकी बड़ी कुर्बानी है जमहूरियत के लिए। नहीं, मैं कभी पूछूंगा कोई मिल जाए तो आप माइंड सेट देखें। जरदारी साहब ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं बिलावल भुट्टो साहब के सर पर वजारत उज़्मा के सेरे देखूं, और बिलावल भुट्टो साहब ने कहा मेरे बाद आसफा भुट्टो होंगी। किधर गए रजा रब्बानी? किधर गए एतजाज एहसन? किधर गए फरतुल्ला बाबर? किधर गए कोड़े खाने वाले? 80% अवाम को ऊपर क्या लगता है, क्या आता है? पिंड में चली जाएं, क्या वो मुशर्रफ बैठा हो या नवाज शरीफ बैठा हो, क्या फर्क पड़ता है? वो उनको रोटी चाहिए, उनको थाने एसएचओ से चाहिए, उनको कोई स्कूल चाहिए, उनको किताबें चाहिए, उनको जुतियां ना लगे, ये चाहिए। यानी ये कैसा इलाज? ये कैसे खास तबके कैसा खास? हम ब्लेस्ड लोग हैं, खास यानी एक हमें एक उन्होंने ये इस घुम्मन घेरियों से हमें बचाया जाए प्लीज, अल्लाह के नाम पे। मेरे ख्याल से मेमन इसी टॉपिक पे रहते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट, घुम्मन घेरियों से हमें बचाया जाए। मैं आइंदा सियासतदान कह दें, अच्छा सियासतदान कह दें आज के बाद कि हम पे बात ना करें, मैं आज से प्रॉमिस करता हूं कि मैं किसी सियासतदान पे बात नहीं करूंगा अगर ये कहें कि हमने कोई वादा नहीं किया, हमने कोई वोट नहीं लिए, हमने कोई दिन। और कुत्ता वैक्सीन नहीं मिल रही सिंध में, मरने के बाद एम्बुलेंस नहीं मिल रही सिंध में, और मुझे बिलावल भुट्टो ने नहीं बताया कि यान अली और उसकी एक अकाउंट में क्यों है। अच्छा। और 500 बिल्डिंग्स बन गई हैं, और क्या क्या सिंध लुटा पड़ा है, पंजाब बुजदार के लुटा पड़ा है, केपी के लुटा पड़ा है, बलोचिस्तान लुटा पड़ा है। कहाँ है अवाम जो खुशहाल है? उसके बाद मुझे कहते हैं कि लूली लंगड़ी जमहूरियत, ठीक है रखो अपने पास लूली लंगड़ी जमहूरियत, नहीं चाहिए मुझे ये जमहूरियत वर्सेस डिक्टेटरशिप वाली बहस। कोई भी ले आओ, कोई ले आओ जो मेरे मसाइल हल करो। सरफराज आपके हवाले यहाँ से। देखिए सादिया, पहली चीज़ तो ये है कि ये सियासतदान तो खैर नहीं कहते, तो मैंने एक बात ये की थी कि हम सियासतदानों को बहुत ज़्यादा डिमोनाइज करते हैं, तो हमें शायद इस तरह से करना नहीं चाहिए। वो आप उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि हम हमेशा कहते हैं 70 साल तारीख की हम बात करते हैं और उसमें हम जमहूरी कुव्वतों को और सियासी जमातों को बुरा भला कहते हैं। हम भूल जाते हैं कि 33 साल जो है वो यहाँ पे डिक्टेटरशिप थी। जो बात जिस तरह भट्टी साहब ने की कि अगर एम्बुलेंस नहीं चल रही, या अगर रोड टूट गए, या अगर सेहत, एजुकेशन और बाकी जो इस तरह की चीजें जो एक्चुअली अवाम के राइट्स हैं, तो अगर उसके जो है वो सल्व कर लिए गए या वो नहीं डिलीवर किए जाए, तो बिल्कुल हमने सियासतदानों को, वो हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमने उनको वोट दे के असेंबलियों में लाए हैं, तो हमने जवाब तलबी तो उनसे करनी है। लेकिन यहाँ पर खाली सियासतदान नहीं रिस्पॉन्सिबल, हमें पता है कि यहाँ पे आवे का आवा बिगड़ा है और उसके अंदर बड़े इदारे और दूसरे भी उसके अंदर काफी उनका भी हाथ है, लेकिन हम ज्यादा उनके ऊपर बात नहीं कर सकते। चलिए वो भी एक ठीक है, लेकिन एक हिस्ट्री को हमें डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था। दूसरी चीज ये है, देखिए सादिया, कि आप भी मीडिया में, मैं भी हूं, भट्टी साहब भी हैं, काजी साहब भी हैं, हमें पता है कि देखिए फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हमें टीवी पे भी, मीडिया के ऊपर भी, प्रिंट के अंदर भी हमें ज्यादा चीजों पे बात नहीं की, हमें किए जाने देती। अब तो हम देखिए सोशल मीडिया के ऊपर वो भी नए लॉज लाने की बात हो रही थी, अब तो खैर कह रहे हैं कंसल्टेटिव प्रोसेस करेंगे, लेकिन उसके अंदर सोशल मीडिया के ऊपर भी कदगन लगाने की बात हो रही थी, यानी कि एक तरह से सेंसरशिप एक्चुअली चाहते ही नहीं कि कोई भी
भी क्रिटिसिज्म हो, बेशक वो जमहूरी हुकूमत, और मुझे बड़ा अफसोस है कि जमहूरी हुकूमत के अंडर इस तरह की अगर कोई चीज आए तो वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे कैसे छीन सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सब लोगों का इसके अंदर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि सियासतदानों को आप कुछ भी ना कहें, लेकिन बात मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हम सिर्फ उन्हीं को क्यों हम उनको डिमोनाइज करते हैं, इस चीज से मुझे जरूर इख्तलाफ है। ठीक है, यानी वो भट्टी साहब ने उसका जवाब दिया था कि भाई वोट वही लेके आते हैं, प्रोमिसेस वही हमसे करके आते हैं, तो इसीलिए हम उन्हीं को तनकीद का निशाना बना सकते हैं। लेकिन ये भी दुरुस्त है कि किसी एक खास तबके ने मुल्क का आवे का आवा नहीं बिगाड़ा। महमल सरफराज साहबा ठीक कह रही हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन ये मसाइल किसने हल करने हैं? एवन फील्ड में जो दो बैठे हुए भाई उन्होंने करने हैं, या बिलावल भुट्टो साहब या जरदारी साहब ने करने हैं, कि मैं ये किसी और ने करने? अभी तो फिलहाल इमरान खान साहब ने करने, या इमरान खान साहब ने। कल इमरान खान साहब कह दें कि मेरे भी हाथ बंधे हुए थे, मुझे भी कोई काम नहीं करने दिएगा, तो मैं कहूंगा किस लिए वजीर आजम बने थे, क्यों वजीर आजम बने थे? इन्होंने कुछ हमें नहीं देना, कोई ये सियासी तरीक नहीं चलाएंगे, ये अपने लिए तरीक चलाएंगे। मुझे क्यों निकाला, शानदार फिल्म के बाद मुझे यहां से निकालो, ये है सारी इनकी जमहूरियत, ये है इनका सारा कुछ। और ये जो जितने बीमार हैं, जितने परेशान हैं, ये अज़ाब इलाही है इन पर। अच्छा चलें, इरशाद भट्टी साहब, महमल सरफराज साहिबा, सईद काजी साहब, तीनों की तशरीफ आवरी का बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।